करो यार शुरू। जी भाई लेक्चर 67 स्टार्ट करें। अच्छा भाई, अच्छा ये एग्रीकल्चर में जरा रिवाइज करें। एक तो मोहतरम ये है कि लैंड का रेंट या रेवेन्यू तब माफ होगा जिस वक्त लैंड पाकिस्तान में हो, और दूसरी शर्त यह है कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो। सर्विस प्रोवाइडर की परफॉर्मेंस वाली इनकम भी माफ है, और सर्विस प्रोवाइडर के पास जब वो चीज आ जाए तो उसको बाजार में सेल करना भी माफ है। बिल्डिंग की इनकम 3 सूत्रों में माफ है, वो आपको पता थी। और अगर कोई बंदा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अपने ही बिजनेस में यूज कर ले तो उसकी फेयर वैल्यू माइनस की जाएगी, लेकिन अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो तो सम ऑफ कल्टीवेशन एक्सपेंसेस और लैंड रेंट। ओके, पेज नंबर 276 सेक्शन 49। आई होप आपके पास नई किताबें होंगी। सेक्शन 49 पॉइंट नंबर 1 और 2। फेडरल गवर्नमेंट की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, यानी फेडरल गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं देना किसी को, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकम पे माना टैक्स नहीं है, लेकिन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक सूबे से दूसरे सूबे में चली जाए, मिसाल के तौर पे पंजाब की गवर्नमेंट सिंध में जाके कोई कारोबार शुरू करे, तो फिर ऐसी सूरत में टैक्स देना पड़ सकता है। इनकम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इनकम ऑफ प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हाउएवर इनकम फ्रॉम बिजनेस सिर्फ अगर बिजनेस करे कोई प्रोविंशियल, ये लोकल गवर्नमेंट होती है नाजिम की हुकूमत, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो सूबे की हुकूमत है। हाउएवर इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट फ्रॉम अ बिजनेस आउटसाइड इट्स इलाका विल बी चार्जेबल टू टैक्स। तो आउटसाइड इट्स इलाका का मतलब है पंजाब गवर्नमेंट सिंध में जाके बिजनेस करे, पंजाब गवर्नमेंट अगर सिंध में जाके बिजनेस करे तो फिर पंजाब गवर्नमेंट को सिंध में जाके टैक्स देना पड़ सकता है। ओके, पॉइंट 3। अच्छा जी, फेडरल गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई, फेडरल गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई जिसमें 70% शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट ने बाय किए हुए हैं, कंपनी एक्स। अच्छा, कंपनीज पे आपको पता है डबल टैक्सेशन होती है। कंपनी जो है वो एफबीआर को 29% टैक्स देती है, और कंपनी जब अपने शेयर होल्डर को पैसे देती है तो 15% टैक्स काट के देती है, 15% टैक्स, और वो 15% भी ऑब्वियसली किसके पास चला जाता है, एफबीआर के पास चला जाता है। तो ये वाली रिलैक्सेशन अवेलेबल है क्या, कि अगर, अब जरा बात गौर से सुनिएगा, एक बार बैठ के बात पहले गौर से सुन लें। फेडरल गवर्नमेंट, इधर देखें सारे लेट आने वाले, फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी के शेयर खरीद ले या कंपनी को बनाए, बाकी 30% शेयर मैंने आपने खरीदे होंगे आम लोगों ने, फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी को बनाए तो वो कंपनी एफबीआर को टैक्स जरूर पे करेगी, लेकिन अगर वो कंपनी साल के एंड पे फेडरल गवर्नमेंट को डिविडेंड देने लगे तो डिविडेंड पे टैक्स नहीं काटेगी। समझ आ गई बात? बड़ी सादा सी बात है। तो जो कंपनी अगर फेडरल गवर्नमेंट बनाए तो ये कंपनी क्या करेगी, डबल टैक्स देगी या एक दफा टैक्स देगी? एक दफा। सिर्फ किसको? एफबीआर को। क्या ये कंपनी फेडरल गवर्नमेंट को पैसे देते हुए टैक्स काटेगी? पढ़ लें, पहले पढ़ लें फिर मैं नोट करने देता हूं। अ कंपनी, पर्सन से मुराद कंपनी है, एनी पर्सन, अ कंपनी, पेज 276, अ कंपनी मेकिंग पेमेंट टू फेडरल और मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अ कंपनी making payment of dividend to federal or provincial or local government shall not deduct tax at 15%। 15% पे टैक्स नहीं काटेगी। अच्छा, यहां तो रिलैक्सेशन हो गई। exemption shall not be available, चलें exemption shall not be available इधर नहीं मिलेगी। exemption shall यानी टैक्स देना पड़ेगा। समझ आ गई बात? exemption shall not be available in case of a company established by फेडरल और प्रोविंशियल लॉ। फेडरल और प्रोविंशियल लॉ अगर कंपनी एस्टेब्लिश कर ले तो उसको एग्जेम्पशन अवेलेबल, बोले एग्जेम्पशन शैल नॉट बी अवेलेबल, एग्जेम्पशन शैल, आगे क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ अ कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाय फेडरल और प्रोविंशियल लॉ। अगर कंपनी एस्टेब्लिश, तो ये कौन से टैक्स की बात हो रही है जहां एग्जेम्पशन नहीं है? ये 29% टैक्स की बात हो रही है जो एफबीआर को देना है। तो इसका मतलब है विल पे टैक्स एट 29%। ये कंपनी 29% पे टैक्स देगी, लिख लें, कुछ नहीं होता। विल पे टैक्स एट 29%।
इधर रेपिटेशन है, ये एक ही लफ्ज होता है यार, एस्टेब्लिश, सेटअप, ओन्ड, कंट्रोल्ड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब कुछ लोगों ने कहा यार ऐसा तो ना करो ना, हुकूमत ने ये कंपनी बनाई है, एफबीआर के पास टैक्स चला गया, तो एफबीआर तो हुकूमत का ही इदारा है, तो हुकूमत के पास ही टैक्स जा रहा है, तो लॉ मेकर ने कहा नहीं नहीं यार ये टैक्स फिर भी लगेगा। द अबव रूल अप्लाइज इग्नोरिंग द फैक्ट दैट अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ इनकम रिजाइड्स विद, अल्टीमेटली तो एफबीआर वाले पैसे भी किसके पास चले जाने हैं, गवर्नमेंट के पास। अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ इनकम रिजाइड्स विद फेडरल, और ये फिक्रा आसान सा है, ऐसे कुछ परेशानी होना पड़ गया था। अबव रूल अप्लाइज, ऊपर वाला रूल लगेगा। इस बात को भूल जाओ कि अल्टीमेटली तो वो पैसा जो आप जमा करवा रहे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के खजाने में ही जा रहा है, तो अपने आप को ही फेडरल गवर्नमेंट टैक्स पे करिए, इस बात को इग्नोर कर दो। चलिए नोट कर लो। $15 seconds। ओके अच्छा, इसमें ना पॉइंट 1 और 2 से मिक्स ना कर दीजिएगा चीजें। 1 और 2 में ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर अपनी टेरिटरी में रह के कोई काम शुरू करे कंपनी बनाए बगैर, तो फिर उसे टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंपनी बना के कारोबार करे तो टैक्स देना। लेकिन अगर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद कारोबार करे तो टैक्स, लेकिन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट दूसरे सूबे में जाके कारोबार करे तो टैक्स देना। डन? क्या चीज? कोई भी कारोबार आप कर ले, मिसाल के तौर पे कहीं से ऑयल निकल रहा है, ऑयल निकाल के हुकूमत बेचने लग जाए, उठे टैक्स माफ। सेक्शन 50, ओ यार ये इसका वेट करें जरा, सेक्शन 50 और 51 का क्लास पूरी होने दें, इस पे हमें आधा घंटा लग जाए दोनों पे। एलएसए पे आए, पहले फारिग से पढ़ ले। सेक्शन 53 मोहतरम, 4 तरह की एग्जेम्पशंस अवेलेबल है हमारे लॉ में। एक शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल, उसमें 4 तरह की एग्जेम्पशंस अवेलेबल है। एग्जेम्पशंस ये सारी अलग शुक्र हमने पढ़ी हुई है, मिसालें देते रहे। एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, पेंशन। अच्छा एक है फर्स्ट शेड्यूल है टैक्स रेट्स वाला, और एक है सेकंड शेड्यूल। आज मैंने सेकंड शेड्यूल लफ्ज पढ़ा है। सेकंड शेड्यूल में टैक्स रेट्स नहीं है, टेबल नहीं है, टेबल 1 और 2। सेकंड शेड्यूल है जिसके अंदर एग्जेम्प्ट इनकम्स बताई गई हैं। एक एग्जेम्पशन की मिसाल दें, बोले जी पेंशन। लो रेट की कोई मिसाल दे दें, जल्दी दें यार, जल्दी टाइम नहीं है। लो रेट की कोई मिसाल दे दें। लो रेट डिविडेंड के ऊपर लो रेट है। लो रेट कैसे है? डिविडेंड का जनरल रेट 15% है, लेकिन चैप्टर 4 के अंदर अगर आप चले जाएं तो चैप्टर 4 के अंदर आप जाके जो है ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर ऊपर नीचे जल्दी बताएं डिविडेंड। आजा कहाँ है डिविडेंड? लास्ट में आ गया। तो डिविडेंड पे भाई रिड्यूस रेट है, कुछ लोगों के लिए 7.5% है, वैसे जनरल रेट 15% है, कुछ लोगों के लिए 7.5% है। तो डिविडेंड का रेट कुछ लोगों के लिए 15 है, कुछ लोगों के लिए 7.5 है। ओके चलें जी आगे पढ़ें, कौन सा चैप्टर है? हाँ ठीक है, मिसालें और भी हो सकती हैं। डिविडेंड पे कुछ लोगों के लिए कितने परसेंटेज ये भी पढ़ के आए हम? 7.5%। रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, फुल टाइम टीचर किसी को याद हो कितना रिडक्शन होना है? 25% टैक्स क्या हो जाने रिड्यूस हो जाने। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। exempted from the operation of any provision of this law, 100 बच्चे हैं क्लास में, सर एक बच्चे को बुला के अनड्यू फेवर दें, भाई तुम जब मर्जी क्लास में आ जाया करो, मैं तुम्हें डांटूंगा भी नहीं, तुम्हें ये भी नहीं कहूंगा, वो भी नहीं कहूंगा। exempted from the operation of any of the provision of law। इसकी मिसाल तो कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ी थी। कैपिटल गेन के चैप्टर के अंदर जो है वो हमने पढ़ा था कुछ लोगों पे ये सेक्शन नहीं लगना, जैसे सेक्शन 37 में आपको याद होगा हमने पढ़ा था दीज पीपल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ। इन लोगों के ऊपर सिक्योरिटीज के ये रेट नहीं लगने। सिक्योरिटीज के जो 12.5% रेट है किन लोगों पे नहीं लगना? बैंकिंग कंपनीज पे नहीं लगना, इंश्योरेंस कंपनीज पे नहीं लगना। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37 शैल नॉट अप्लाई टू फॉलोइंग पर्संस, ये प्रोविजन इन लोगों पे नहीं लगनी। लेकिन इसकी मुश्किल से इंग्लिश उसने क्या लिखी हुई है? दीज पर्संस आर exempted from the operation of provision of law, इन पे प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं लगनी, जैसे 37A के 1 में हमने पढ़ा। तो इसकी मिसाल है जी 37A का 1, उसमें कुछ लोगों को कह दिया गया था आप पे लॉ की फलां प्रोविजन नहीं लगनी, exempted from operation of any provision of law। 37A का 1। ओके अगली बात हमने पढ़ी भी है चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 आप हमारे साथ रह रहे हैं, चैप्टर में इससे दूर चले जाते हैं। चैप्टर 4 में एक बात पढ़ी हुई है, टोटल इनकम की डेफिनेशन जब पढ़ी थी उसके अंदर ये बात पढ़ी थी जी। ठीक है, आपने अच्छा मौका पाया, खांसी कर ली। टोटल इनकम किधर है?
ये मैंने आपको कहा था कि एक साहब है, उन्होंने कहा जी मैंने सैलरी भी कमा रहा हूँ और एग्रीकल्चर इनकम भी कमा रहा हूँ, तो न्यूमेरिकली स्पीकिंग ये 6 लाख कमा रहे हैं, लेकिन अगर थ्योरेटिकली आपसे पूछें तो इनको बताना चाहिए कि मैं हुकूमत को कि मैं 14 लाख टोटल कमा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो हुकूमत वाले कहें यार आप गाड़ियों में घूमते हैं, आपने घर खरीदे हुए हैं, और उधर से कह रहे हैं आप 6 लाख में कमा रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर इनकम आप कमा रहे हैं तो न्यूमेरिकल में ऐड नहीं करनी, लेकिन हुकूमत को बता दें हम क्या कमा रहे हैं, बताएं ना, बस बता दें, आप बताएंगे कहाँ, रिटर्न में इंग्लिश में लिख के बता देंगे मैं इतनी एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल में उस पर ऐड नहीं करना। याद आ रही है थ्योरेटिकली स्पीकिंग और न्यूमेरिकली? वो पुरानी बातें होगी ना, अब तो 1980 की महसूस होती हैं। अब तो टैक्स ईयर भी पूछे तो बंदा सोचता है हाँ अच्छा टैक्स ईयर, हाँ ठीक है, कमिश्नर से इजाजत लेनी होती है। पॉइंट 1 है where any income is exempt it shall be included in total income, however no tax shall be paid on it, लेकिन इस पर टैक्स पे नहीं किया जाएगा। लेकिन आप टोटल इनकम में न्यूमेरिकल में ऐड ना कराइएगा, ये मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा, ये थ्योरी के एतबार से बात हो रही है, तो कहीं टोटल इनकम में आपने एग्जेम्प्ट इनकम्स भी ऐड किए इस पॉइंट को पकड़ के, न्यूमेरिकल में ऐड ना कीजिएगा। थ्योरेटिकली shall be included in total income, थ्योरेटिकली जैसे आप कहते हैं ना ज़बानी कलामी बस समझ लें, थ्योरेटिकली इसको आपने टोटल इनकम कहना है, लेकिन न्यूमेरिकल में आप इसे पेपर में ऐड ना करिएगा। ये थ्योरेटिकली बताना किसको है? कमिश्नर को, भाई मैं इतना कमा रहा हूँ। अच्छा जी, ये जो चीजें हैं, ये जो मैंने आपको 4-5 ऊपर बताई हैं, क्या ये फिक्स हैं या बदल सकती हैं? बदल सकती हैं। डिविडेंड का रेट हो सकता है कुछ लोगों के लिए 6.5 हो जाए। फुल टाइम टीचर अलाउंस मुझे याद है पहले 75% होता था एक जमाने में, आजकल बेचारा 25% हो गया है। ये चीजें बदल सकती हैं जो मैंने बताई हैं या फिक्स हैं? बदल सकती हैं, फ्लेक्सिबल है। तो इसको बोर्ड बदल देगा विद अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज। आजकल कौन है इन चार्ज, यानी जिसके पास ऑफिस है इसका। अच्छा ये तो बहुत कोई गलत बात कर रहे हो आप। द बोर्ड में विद अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज अमेंड द सेकंड शेड्यूल। अमेंड द सेकंड शेड्यूल किधर है? हमने पढ़ा ये अमेंड द सेकंड शेड्यूल बाय एडिंग, बाय ओमिटिंग और चेंजिंग एनी क्लॉज और कंडीशन। बाय एडिंग, बाय ओमिटिंग और चेंजिंग एनी क्लॉज। हो सकता है कोई फुल टाइम टीचर अलाउंस डिलीट ही कर दें, हो सकता है कोई नया अलाउंस ले आए, बोर्ड इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ऑल द अमेंडमेंट्स शैल टेक इफेक्ट all the amendments shall take effect any tax year, all the amendments shall take effect from any tax year। इस फिक्र को तो मैं आपको सही करवाता हूँ, आसान करवाता हूँ। फ्रॉम एनी टैक्स ईयर बिगिनिंग ऑन एनी डेट बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द नोटिफिकेशन इज इशूड। ऑल अमेंडमेंट्स the amendments can affect current, the amendments can affect बोले current, previous और future years। बोले the amendments can affect current, previous और future years। amendments का असर किन सालों पे होगा भाई? ये बड़ा खतरनाक बात है। प्रीवियस ईयर्स को अमेंडमेंट्स बदल नहीं सकती वैसे, पिछले साल तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन लॉ ने अपने पास ये पावर रखी है, अगर मैं चाहूं तो पिछले सालों को बिठा के बदल दूं। यानी पिछले साल टीचर को फुल टाइम टीचर अलाउंस मिल चुका है और मैं आज खड़े होकर कह दूं नहीं वो पैसे वापस कर। पावर तो है ना लॉ मेकर के पास, यूज नहीं करता आमतौर पे, लोगों के सामने बदनामी होती है, लेकिन बहरहाल पावर तो है ना। ऑल द अमेंडमेंट्स कैन अफेक्ट करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर्स। अच्छा जी, यार ये अमेंडमेंट्स बस मिनिस्टर साहब को ही बतानी है या फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली में पेश भी करते हैं? नेशनल असेंबली में पेश भी करते हैं, खाली मिनिस्टर साहब को नहीं बतानी। द फेडरल गवर्नमेंट shall place before the national assembly all amendments made by it in the second schedule। तो सबसे पहले क्या होगा जी बताएं? एफबीआर क्या करेगा? इजाजत किससे लेगा? मिनिस्टर से इजाजत लेगा, और मिनिस्टर से इजाजत लेके चेंजेस कर देगा। जब चेंजेस हो जाएंगी तो फेडरल गवर्नमेंट shall place before the नेशनल असेंबली में तो सारी पार्टीज के लोग बैठे होंगे। फेडरल गवर्नमेंट से मराद है पीटीआई shall place before the नेशनल असेंबली all amendments made by it in the second schedule। प्लेस का मतलब है बस पेश करेगी, बताएगी उनको कि यार ये चेंजेस हमने कर लिए हैं, डन। अच्छा यार ये जो 4 पावर्स हमने पढ़ी हैं, ये 4 पावर्स इनकम टैक्स लॉ को अवेलेबल हैं या किसी और लॉ को भी अवेलेबल है कि वो इनकम टैक्स को बदल दे? चलिए कोई और सवाल आपसे पूछता हूं। घर के रूल्स हैं कोई 4, 5, 6, वो अब्बू ने बनाए हुए हैं, इस टाइम ताला लग जाया करेगा, इस टाइम ताला खुला करेगा, इस टाइम खाना खाया करेंगे, ये घर के रूल्स हैं 4, 5। ये अब्बू बदल सकते हैं या साथ वाले घर वाले अब्बू बदल सकते हैं हमारे घर के? अब समझ आ गया ना, अब्बू ही बदल सकते हैं ना, समझ आ गया। अच्छा हमारे लॉ का नाम है इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ में कुछ ऊपर नीचे करना है तो सेल्स टैक्स लॉ का यार मेरे ख्याल से ऐसे कर लो, क्या ये असूली तौर पे बनता है? नहीं। तो ये 4 पावर्स बोले किस लॉ के पास हैं? तो बताएं इनकम टैक्स लॉ में चेंजेस कौन सा लॉ कर सकता है? खुद ही इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स लॉ खुद ही अपनी चीजों में रिलैक्सेशन दे सकता है। हाँ सबके लिए 15 है, मैं 7.5 कर रहा हूं। सेल्स टैक्स वाला तो नहीं कह सकता लोगों का डिविडेंड का टैक्स रेट 15% है, मेरी तरफ से चलो 10 कर लो। सेल्स टैक्स लॉ को ये पावर अवेलेबल, अबू अलीम साल में लिखा पावर अवेलेबल नहीं है।
चारों बातें तो वही हैं, शुक्र है, ए बी सी डी। अ प्रोविजन इन एनी अदर लॉ, अ प्रोविजन इन विच एग्जेम्प्ट एनी इनकम अंडर दिस लॉ shall have no legal effect. A provision in any other law that exempt any tax imposed under shall have, फिक्र समझ आया? A provision in any other law which exempt any tax under this law shall have no legal effect. A provision in any other law which reduces the rate under this law shall have no legal effect. A provision in any other law which reduces the tax liability under this law shall have no legal effect. A provision in any other law which exempt the lagna of any provision of this law shall have no legal effect. इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। ये चारों बातें वही ऊपर वाली हैं। तो किसी और लॉ को ये पावर अवेलेबल है या हमारी लॉ को अवेलेबल है? और अनलेस के अब्बू खुद साथ वाले हमसाये को कहें यार मुझे जरा इसमें मशवरा दे दो, वो और बात है। अनलेस इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन, अनलेस के कोई और लॉ कोई बात कर दे और आपके वाले साहब भी कहते हैं अच्छा चलो यार उन्होंने जैसे कहा इंशाल्लाह वैसे ही कर लेते हैं, वो मुझे बेहतर लगी ये बात। अनलेस के इनकम टैक्स वाले खुद इंटरवेंशन की इजाजत देते हैं, वो और बात है। ये तो एक्सेप्शन ही है। अनलेस इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन दिस लॉ। वो जो एक पॉइंट पढ़ा था ना अजीब सा, मैंने ऑलमोस्ट इस तरीके से पढ़ाया था कि बस मैंने समझाया कोई नहीं था, ऐसे ऊपर ऊपर से गुजारा था हमने। वो पॉइंट असल में यही था 42 का 102। पता नहीं कौन कौन से एक्ट हैं, कॉन्सुलर प्रिविलेजेस एक्ट और पता नहीं यूनाइटेड नेशन एक्ट। इन लॉज वाले अगर हमारे लॉ में आके कोई चीज माफ कर दें तो हमने काम तैयार है, कोई मसला नहीं, तुम्हें हमारे घर आने की इजाजत है, तुम हमारे घर में इंटरवेंशन कर सकते हो। 42 के 1 में हमने पढ़ा था किसी और लॉ को पावर है हमारे लॉ की इनकम्स को आके क्या कर दे, माफ कर दे। अब इन लॉ में पता नहीं क्या क्या पावर है, बहरहाल ये फिक्रा तो मैंने कहा था याद कर लीजिएगा एज इट इज। तो किसी और लॉ को पावर अवेलेबल हो सकती है कि हमारे लॉ में आके क्या करे, इंटरवेंशन करे। चलिए जी, आई होप सारे बच्चे आ गए होंगे। अब ये 2 पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं, अल्लाह करे आज खत्म हो जाए ये 2। शुरू कर लेते हैं, अगर खत्म हो गए तो ठीक है, ना हुए तो ना सही। सेक्शन 50 और 51, इसमें से पास पेपर्स के बहुत थ्योरी के सवाल आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसमें से। सेक्शन 51 बड़े आसान से हैं दोनों, बहुत आसान से। सेक्शन 51, कभी आपने सुना कोई ऐसा बंदा जो पाकिस्तान से बाहर चला गया था और अब पाकिस्तान वापस आ गया? ये कई सालों से 5-10 साल से इल्ताफ हुसैन भाई बाहर गए हुए हैं, अब कई सालों से वो बाहर हैं। उन्होंने सोचा क्या करें हम पाकिस्तान आ जाए। अदनान समी खान है नाम उसका, पता नहीं खान है, अदनान समी खान है। तो वो बाहर गया है, कहाँ गया है? वो कहे जी मैं कई सालों से बाहर हूँ, अब मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ। और भी मिसालें कोई आपकी होंगी आपके खानदान की, अब वो घर तक ना जाए फिर रहने दें। तो हेडिंग पढ़ेंगे क्या है 51 की, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट के लफ्ज़ से आपको क्या समझ आया? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स वापस गए, बाहर के मुल्क गए हुए क्या कर रहे हैं, वापस आ गए हैं। अच्छा जब ये आउटस्टेशन वाले घर वापस जाते हैं तो अगर 10 दिन के लिए जाते हैं तो 10 दिन ही प्रोटोकॉल वाला खाना मिलता है या 1-2 टाइम का प्रोटोकॉल वाला मिलता है? 1-2 टाइम का, पहले दिन ही भाई फरमा रहे हैं, तो पहले दिन 2 टाइम का खाना प्रोटोकॉल वाला मिलता है। तो जो लोग ऐसे हैं जो कि रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट हैं और बाहर के मुल्क से वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, उनको 2 साल हमने प्रोटोकॉल देना है, बस 2 साल। लॉ मेकर कहते हैं उनको 2 साल हमने प्रोटोकॉल देना है, उनको बड़ा फूंक फूंक के रखना है, उनका ध्यान रखना है, उनकी इनकम्स माफ करते रहना है। बड़ी ख्वारी काट के पाकिस्तान वापस आ गए हैं, उनको 2 साल क्या दें, प्रोटोकॉल दें। वो बात उसने नहीं की, जाते हैं जाए हमारी बिला से, वो हमारी बिला से जाएं फिर। ओके येलो कलर शो करेगा अमेरिका में एक बंदे का स्टे, ग्रीन कलर शो करेगा पाकिस्तान में है। 2010 में कहाँ है अमेरिका, तो बंदा कौन है? 2011 में सारा साल अमेरिका रहा, तो 12 में, 13 में, 14 में थोड़े से दिन इधर रहा अमेरिका, महीना तकरीबन, 11 महीने पाकिस्तान रहा, तो क्या बन गया? डन। अच्छा जी, और दुकान इसकी दोनों जगह थी और अभी भी चल रही है। दुकान के लिए कोई फिजिकल प्रेजेंस तो जरूरी नहीं होती, ठीक है। एक दुकान इसकी पाकिस्तान में है, एक दुकान इसकी बाहर के मुल्क में है, वो दुकान इसकी चली जा रही है। शौकत बंदे का नाम है, तो शौकत की एक दुकान जो है पाकिस्तान में है, वो हमेशा से थी। जब अमेरिका में होता था तो पाकिस्तान की दुकान पे कोई एम्प्लॉय बिठाया हुआ था, और अब तो पाकिस्तान आ गया, तो अब अमेरिका की दुकान के अंदर कोई ना कोई एम्प्लॉय बिठाया होगा। तो ये जो सारे साल हैं इसमें इसने कुछ पाकिस्तान सोर्स इनकम भी कमाई है, 4 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, और इसने बाहर के मुल्क की इनकम भी कमाई है। अब इसको ये जो सेक्शन अब पढ़ने लगे हैं ना हम, ये सेक्शन बस एक छोटा सा बेनिफिट देने लगा है। अच्छा, एक बेनिफिट जो है ना हमने और पढ़ा हुआ है नॉन रेजिडेंट्स के लिए, वो रेजिडेंट्स के लिए नहीं है। एक बेनिफिट हमने नॉन रेजिडेंट्स के लिए पढ़ा हुआ है, वो जरा मैं आपको पहले रिवाइज करवा दूं। चलिए वो छोड़े, पहले इस सेक्शन वाला बेनिफिट पढ़ लेते हैं। इस सेक्शन ये कहता है मोहतरम कि आपका ये वाला 12 और ये वाला 13 माफ है। बस ये सेक्शन ये कह रहा है। कौन सा वाला माफ है? 12 और 13। तो उसूल बता दें क्या बना। जो बंदा बाहर के मुल्क रहता था और अब कहां वापस आ गया, पाकिस्तान वापस आ गया, तो वो तो रेजिडेंट बन गया।
आपको याद होगा रेजिडेंट की पाकिस्तान और फॉरेन दोनों इनकम टैक्सेबल होती हैं। रेजिडेंट का यही बनने का नुकसान है, रेजिडेंट की पाकिस्तान इनकम भी टैक्सेबल होती है, और रेजिडेंट को 2 साल मुर्गी खिलाओ, 2 साल उसकी फॉरेन इनकम माफ कर दो। अब टोटल 6 जमा 12 नहीं होगा, टोटल 6 लिखा हुआ है मैंने, टोटल 7 जमा 13 नहीं होगा, टोटल क्या लिखा हुआ है 7। लेकिन आज के बाद, उधर ना देखिएगा, आज के बाद समझ आ गई? अच्छा ये एक बेनिफिट आपको मैं पुराना बता दूं, ये जो मैंने ब्लैक लाइन से किया ना, ये तो मैंने 12 और 3 को क्यों किया है, 12 और 13 को, ये तो आज वाला मैं सेक्शन पढ़ाने लगा हूं ना, सेक्शन 51 है ना, ये तो सेक्शन 51 है। लेकिन एक बेनिफिट और अवेलेबल है, वो जो नॉन रेजिडेंट्स को अवेलेबल होता है, वो शायद वो चैप्टर 4 तो हमारे साथ साथ चल रहा होता है। कंट्रोल पेज अप, चलो जी, चैप्टर 4 थले उते उते पेज 7 तो आपकी किताब में नहीं होगा ना, आपकी किताब में कोई और नंबर होगा। सेक्शन 11 हमने पढ़ा था, रेजिडेंट का आपको पता है पाकिस्तान वाली इनकम भी टैक्सेबल है और बाहर के मुल्क वाली भी, लेकिन नॉन रेजिडेंट को बाय डिफॉल्ट क्या बेनिफिट अवेलेबल है? अगर आपने आज की क्लास अटेंड ना की होती तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जितना अरसा नॉन रेजिडेंट है उतना अरसा सिर्फ कौन सी इनकम टैक्सेबल है? नॉन रेजिडेंट की। ओहो, टैक्सेबल कौन सी है नॉन रेजिडेंट की? ना है ना, नॉन रेजिडेंट अगर पाकिस्तान में कुछ करेगा हम उससे टैक्स लेंगे। मैंने मिसाल दी थी, ब्रायन लारा पाकिस्तान में आके 10 दिन क्रिकेट खेले तो उससे टैक्स ले लें, ब्रायन लारा बाहर में जो कर रहे हैं उससे ना पूछें। तो आज की क्लास अगर नहीं ली हुई थी तो अंडरस्टैंडिंग क्या थी हमारी? नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान वाली इनकम टैक्सेबल है और रेजिडेंट की तो दोनों टैक्सेबल है। रेजिडेंट बनने का यही तो नुकसान है। अच्छा, आज की क्लास से पहले हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है? नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान वाली इनकम टैक्सेबल है और रेजिडेंट की दोनों इनकम टैक्सेबल है। ये आज की क्लास से पहले है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये बेनिफिट तो हमने पहले ही कहीं पढ़ लिया हुआ है, ये बेनिफिट तो आपको याद है हमने पहले ही कहीं पढ़ लिया हुआ है। ये बेनिफिट हमने कहां पढ़ा हुआ है कि नॉन रेजिडेंट की बाहर वाली इनकम में माफ कर दिया करो, ये तो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है, ये तो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है। आज का सेक्शन क्या बेनिफिट दे रहा है वो मैं आपके सामने पर्पल मार्कर ब्लू मार्कर से करने लगा हूं, 12 भी माफ करने लगा हूं, और तो ये ब्लैक वाला बेनिफिट तो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। अब टोटल चेक करने, सही है? 4 2 3 5 6 7 15 9 डन। तो इस सेक्शन ने बता दें क्या बेनिफिट दिया। ये सेक्शन, ये जो पहले वाला बेनिफिट है ना, ये तो हमने यहां पढ़ा था ना पॉइंट नंबर 6 में, द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शैल बी कंप्यूटेड ओनली इंक्लूडिंग द पाकिस्तान इनकम। तो ये वाला जो बेनिफिट है ब्लैक वाला, समझ आ रहा है? ये जो ब्लैक वाला बेनिफिट है ये हमने कहां पढ़ा था? सेक्शन 11 के 6 में, हाँ सेक्शन 11 के 6 में। और ये वाला बेनिफिट हमने कहां पढ़ा है आज? ये वाला और ये वाला 12 और 3 वाला सेक्शन 51 में। चलें जी, एक मिनट से ज्यादा नहीं मैंने देना, सब टू यू नाउ कि कितना टाइम ले नोट करने में। जिन्होंने की तस्वीर लेनी है, मैं पहले जरा सेक्शन का नंबर, सेक्शन 50 नीचे लिखा हुआ है वैसे, सेक्शन 51। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना पहले एक्सपैंड कर रहा हूं, अब फिर नीचे वाला भी खोल देता हूं। ये 551 पे हमारी दूसरी क्लास नहीं है, आज सेक्शन 51 है। किसी दिन निकाले संडे को टाइम को, थोड़ा बहुत बंदा जरा आ जाए, किसी दिन शाम का टाइम निकालें, कुछ करें, गुंजाइश कोई। वैसे संडे को क्लास नहीं होनी चाहिए, एक ही दिन होता है, जरा बंदा पिछली रिवीजन करनी होती है। ओके चलें जल्दी नोट करें। हाँ बिल्कुल, हम तो रूटीन में चले ना, 6 days 6 क्लासेस नॉर्मल। नहीं भाई, कल तो असल में अब ये है कि जो अगली क्लास है वो, ये मैंने आपको बताना था, नॉर्म ये चल रही थी कि मैं फिजिकल वालों से बातें कर रहा हूँ, ऑनलाइन वाले अपनी रूटीन पे चलें। नॉर्म ये चल रही थी कि मैं, जब आप लोग पॉज कर दो यार, सुबह करो, क्या करें वो तो, अच्छा बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके भाई रिक्वेस्ट की है इनसे कि आ जाएं रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा, आप समझते टीचर का दिल नहीं ज़्यादा छुट्टी करने को, टीचर हद होगी यार, इंसान ही है। ओके, लेकिन इन पे आप लोगों ने फरवरी में परेशान होना है। चलें जी ओवर। तो अच्छा, ये बेनिफिट अब मिलना किसको है वो बताएं। ये बेनिफिट किसको मिलना है? ये बेनिफिट लॉ ने क्या उस बंदे को मिलेगा जो मुसलसल 4 साल बाहर रहा हो।
जो मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, ये बेनिफिट उसको मिलेगा। ये बेनिफिट उसको मिलेगा जो मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट है। और अब कहां आ गया? पाकिस्तान आ गया। चेक करें, ये मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट है। 1 2 3 4, ओ भाई 5 साल से भी हो सकता था, 6 साल से भी हो सकता था नॉन रेजिडेंट। कम से कम कितने साल से बाहर हो? 4 साल से। लेकिन मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान नहीं आ सकता, हो सकता है यार 2 दिन के लिए पाकिस्तान आया हो तो कोई मसला नहीं, 10 दिन के लिए पाकिस्तान आ जाए, 25 दिन के लिए, 100 दिन के लिए पाकिस्तान आ जाए, लेकिन रहे क्या? नॉन। तो जो बंदा मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट है उसको क्या बेनिफिट है? जिस साल पाकिस्तान, नहीं ये बात नहीं करनी, जिस साल पाकिस्तान आया, जिस साल रेजिडेंट बना उस साल, और उससे अगला 1 साल इसकी बाहर की इनकम क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। किस किस साल माफ होगी? जिस साल रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल इसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। क्लियर? ओके, पढ़ें जी। एनी फॉरेन सोर्स इनकम, एनी, सिर्फ माफ क्यों नहीं लगी है? फॉरेन सोर्स इनकम डिराइव्ड बाय सिटीजन ऑफ, अच्छा इसके लिए सिटीजन होना जरूरी है, क्या आपके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड हो? डिराइव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन अ टैक्स ईयर हु वाज नॉट अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इन एनी से मुराद ऑल लिख लें। एनी यहां इसी कॉन्टेक्स्ट में कि मुसलसल 4 सालों से बाहर है। एनी कुछ लोगों को कंफ्यूज करता है, इसलिए समझने के लिए ऑल लिख लें आप। हु वाज नॉन रेजिडेंट इन ऑल ऑफ द 4 टैक्स ईयर प्रीसीडिंग द ईयर इन व्हिच ही बिकेम अ रेजिडेंट। देखें, 4 years preceding the year in which he became, जिस साल रेजिडेंट बना उससे प्रीसीडिंग 4 गिने, 1 2 3 4, चारों में क्या है? preceding the year in which he became resident shall be exempt from tax। कितने साल तक माफ है ये? the year in which he became resident and in the following year। आप मुझे बता सकते हैं what is the year in which he became resident? 2000 and the following year। ऐसे 14 और 15 को मैं टिक कर रहा हूं, इन 2 सालों में ये टैक्स माफ होगा। अच्छा जी, व्हाट इज द ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट? 14, तो 14 का साल माफ होगा और 15 का साल माफ होगा। अच्छा फिर पिछले साल बनेंगे कौन से 4? अगर 14 और 15 माफ है तो पिछले 4 बनेंगे कौन से? 13 12 11 और 10। समझ आ गया बात? जैसे 51 का 2 था, ये सैलरी के चैप्टर में हमने पढ़ा था, फॉरेन सोर्स सैलरी माफ होती है, जाके देखेंगे आपको याद आ जाएगा। ओके, इंग्लिश जरा याद कर लें, अभी इधर ही पढ़ लें, जल्दी इंग्लिश याद कर लें। लेकिन यार कौन सी इनकम माफ होने लगी है? सिर्फ फॉरेन सोर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेनिफिट लेके चला जाए। घर वालों ने बुलाया, आपने कहा मैं 10 दिन के लिए आया हूँ लेकिन 2 टाइम का मुर्गा खा के निकल गया, अम्मी मैंने टेस्ट तैयार करने में जा रहा हूँ। उसमें ये तो नहीं कहेंगे अम्मी के बेटा ये तो पहले तो ना था मुर्गा ना बना, अम्मी कितने है। कल की क्लास में ना तकरीबन जो अपलोड होगी उसमें तकरीबन आधा घंटा इसके पास पेपर के डिस्कशन पे लग जाएगा, थ्योरी के सवाल हैं, तो पढ़ें जी। अब आगे बताएं कहाँ हैं, फिर हमने अगले हफ्ते इंशाल्लाह सेल्स टैक्स उम्मीद है शुरू करना है। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स, बाहर की इनकम कमाएगा कौन? इन अ टैक्स ईयर। ये बंदा कौन है? हु इज नॉन रेजिडेंट इन ऑल ऑफ द 4 years प्रीसीडिंग द ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट। जिस साल रेजिडेंट बना उससे पिछले 4 साल। शेल बी, अब बेनिफिट बताएं क्या है? शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इन द ईयर जिस साल वो रेजिडेंट बना एंड इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर। अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे बदलूं, इसको थोड़ा मैं ऐसे बदलूं कि इसके अमेरिका का स्टे यहां तक रहा है, यहां तक, और ये फिर इसका पाकिस्तान का स्टे है, ये पाकिस्तान का स्टे है। अब आप बता दें कि आपको फील हो रहा है कि 3 महीने पाकिस्तान रुके, ज्यादा महीने 9 महीने बाहर रुके, ऐसी फील हो रहा है डायग्राम देख के? आप बता दें व्हाट इज द ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट? दिस। इस साल तो अब ये नॉन रेजिडेंट बन गया, इस साल तो नॉन रेजिडेंट बन गया, तो व्हाट इज द ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट? अब 15 और 16 माफ होगा, 15 और 16 माफ, और ये 12 तो ऐसे ही माफ होगा क्योंकि इस साल नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि इस साल तो क्या है? नॉन रेजिडेंट। अब कैसे जवाब बनेगा? देखें, इस साल नॉन रेजिडेंट बन गया, ऊपर वाली डायग्राम दिखा रहा हूं, इस साल नॉन रेजिडेंट बन गया और इस साल रेजिडेंट, इस साल रेजिडेंट। तो जिस साल पाकिस्तान आया उस साल और उससे अगला 1 साल, नो 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 नो, जिस साल रेजिडेंट बना उस साल, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के तो वैसे ही फॉरेन माफ है ना। समझ आ गई बात? तो पाकिस्तान आने वाला साल देखना है या पाकिस्तान आके रेजिडेंट बनने वाला साल देखना है? पाकिस्तान आके रेजिडेंट बनने वाला साल। आई होप नोट करने की जरूरत नहीं, आपको बात समझ आ गई है। जिस साल पाकिस्तान आया उस साल, या जिस साल रेजिडेंट बना उस साल उससे अगले 1 साल। कहां लिखा हुआ है ये? जिस साल रेजिडेंट बना, पाकिस्तान आया गलत में लिखा हुआ, द ईयर इन विच ही बिकेम एंड इन द फॉलोइंग टैक्स।
और उससे अगला 1 साल। ओके, सेक्शन 50, सेक्शन 50 जब सिम्पसन पैदा हुआ ना लंदन में, तो उसकी माँ ने ये मन्नत का लफ्ज तो नहीं अंग्रेज यूज करते होंगे, बहरहाल उसकी माँ ने ये मन्नत मांग ली कि ये नौकरी करेगा तो कराची में। अब पाकिस्तान का लॉ मेकर तो खुश हो गया, कहा यार जबरदस्त है। बस अब सिम्पसन खेलता रहा, कूदता रहा, बड़े होते होते एफएसए की आला तालीम हासिल की। किस मुल्क का था? जर्मनी का, मैंने बोला लंदन। अच्छा, अब लंदन के अंदर वो पला बड़ा हुआ। अब वालदा ने उससे कहा बेटा अब मेरी ख्वाहिश पूरी करने का वक्त आ गया, मेरा कोई पता नहीं, तो मेरी ख्वाहिश है तो कराची में नौकरी कर जाके। ठीक है, अम्मी साहिल समंदर से जाना है? नहीं बेटा, जहाज से भेजूंगी तुझे। अम्मी देख लें, हाँ बेटा जा। अब लॉ मेकर कहते हैं पुत्र आ जा, अगर तेरा पाकिस्तान का स्टे 3 साल से कम निकला, अगर तेरा पाकिस्तान का स्टे 3 साल से कम निकला तो तुम बाहर से आए हुए, हम तुम्हें प्रोटोकॉल देंगे, तुम 3 शर्तें पूरी कर दो। तुम 3 शर्तें पूरी कर दो, तुम्हारी पाकिस्तान की सैलरी इनकम माफ कर देते हैं। तुम 3 शर्तें पूरी कर दो, तुम्हारी पाकिस्तान की सैलरी इनकम माफ कर देते हैं। शर्त यह है कि तुम पाकिस्तान में सैलरी कमाने आओ, नंबर 1। नंबर 2, नौकरी करने आना तुमने, कोई कारोबार करने ना आना। शर्त यह है तुम क्या करने आओ? नौकरी करने आओ। दूसरी शर्त यह है कि तुम जो है पाकिस्तान के अंदर आए हो तो पाकिस्तान में तुम्हारा स्टे टोटल 3 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 3 साल से ज्यादा का स्टे नहीं होना चाहिए, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त यह है कि तुम जो पैसा कमा रहे हो पाकिस्तान की, तुम जो पैसा कमा रहे हो बाहर के मुल्क में, वो पैसा तुमने पाकिस्तान में नहीं लाना, वो पैसा तुमने पाकिस्तान में नहीं लाना। ऐसा हो सकता है वो यहां रह के बाहर के मुल्क में पैसा कमा रहा हो। अच्छा, अब मेरे मुंह से ये तो नहीं निकला उसकी पाकिस्तान की सैलरी माफ होगी? नहीं, तो उसकी इनकम कौन सी माफ होगी, ये जरा आपने समझना है। एक साहब है जो बाहर के मुल्क से पाकिस्तान आए हैं और उनका स्टे बोले पाकिस्तान में, ये मैंने स्काई ब्लू से पाकिस्तान में स्टे शो किया है, उनका स्टे पाकिस्तान में बोले 3 साल से कम है, और ये वाला स्टे उनका कहां है? लंदन में। ये वाला स्टे उनका कहां है? लंदन में। तो मोहतरम इस साल भी रेजिडेंट है, फिर ये मोहतरम इस साल भी रेजिडेंट है और इस साल भी रेजिडेंट है, और भाई का नाम क्या है? मिस्टर सिम्पसन। सिम रख दें, मिस्टर सिम्पसन। तो मिस्टर सिम्पसन इनका नाम है वल्द वैलेंटीना टेरेस्कोवा। अच्छा, वो नहीं, वो तो माँ हो जाएगी। अच्छा, तो मिस्टर सिम्पसन इसका नाम है। अब ये पाकिस्तान में आए हैं, अब ये पाकिस्तान में आके इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहे हैं, पाकिस्तान सोर्स, और बाहर इन्होंने अपनी मेहनत करके, ये शुरू से ही अपनी तालीम को अपने पांव पे खड़े होकर खर्चे पूरे करते थे, तो वालदा इनको पैसे थोड़े कम देती थी, तो इसने शुरू से ये थोड़ा जनरल स्टोर था खोला हुआ था, और वहां पे कोई 1-2 एम्प्लॉइज हायर करके जो है वो अपना काम चला रहा था। तो इसका कोई बिजनेस भी चल रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये इसका लंदन में चल रहा है। क्लियर? तो पाकिस्तान के अंदर सैलरी कमाई इसने 7 मिलियन, 8 मिलियन, 6 मिलियन, और बाहर के मुल्क में इसने इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई 14 मिलियन, 15 मिलियन, 23 मिलियन। अब हमारा लॉ मेकर कह रहा है कि मोहतरम तू बन गया रेजिडेंट। रेजिडेंट के लिए जनरल रूल है पाकिस्तान फॉरेन दोनों टैक्सेबल, याद है चैप्टर 4? तो बन गया रेजिडेंट, रेजिडेंट के लिए जनरल रूल क्या है? पाकिस्तान फॉरेन दोनों टैक्सेबल। डियर तुझे रिलैक्स कर रहा हूं मैं, तेरी कौन सी इनकम माफ करने लगे हैं? फॉरेन सोर्स। अगर कितनी शराइत पूरी हो जाए? 3। हालांकि रेजिडेंट की आपको याद होगा पाकिस्तान फॉरेन दोनों टैक्सेबल होती है, रेजिडेंट बनने का ये तो नुकसान है, तुम्हारी 3 इनकम, तुम्हारी क्या कहते हैं, इनकम फॉरेन माफ करने लगे अगर 3 शराइत पूरी हो। नंबर 1, आप सैलरी कमाने आए हो, आपका स्टे 3 साल से काम का हो, और नंबर 3, जो बाहर पैसा कमाना है उसको बाहर ही रखना है, इस पैसे को पाकिस्तान में नहीं लाना। चले नोट, कौन सा सेक्शन है? बाहर से पैसा पाकिस्तान नहीं लाना, बाहर अम्मी को कहीं अपने पास ही रखें, जब मैं आऊंगा इस्तेमाल कर लूंगा, या उधर के खर्चे पूरे करें, बीवी मेरी उधर ही है, बच्चे भी मेरे उधर ही हैं, अम्मी उनको दे दिया करें। क्या? बस वो मना कर रहा है, मैं क्या करूं? उसने लिखा हुआ है फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू और रिसीव्ड इन पाकिस्तान मना है। बस बाहर का पैसा बाहर रखना है, बात खत्म। लॉ मेकर ने लिख दिया बाहर का पैसा आपने बाहर रखना है। ओके, हाँ हाँ, इसी तरह होता है नॉर्मली, इतना रिलैक्सेशन मिल जाती है। फिलहाल ये बेनिफिट तो अवेलेबल है नहीं, ये रहेगा। ये इसमें सिटीजन की शर्त नहीं है, असल में ये बाहर के लोग होते हैं, अक्सर आते हैं इधर। इसमें कुछ ऐसी शर्त उसने डाली नहीं वैसे। द फॉरेन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी एग्जैम्प्ट फ्रॉम
tax. The foreign income of an individual will be exempt from tax if he is resident solely because of his पाकिस्तान में नौकरी करने की वजह से रेजिडेंट बना, यानी मैं जो बोला था पाकिस्तान नौकरी करने आया, रेजिडेंट बनने की वाहिद वजह क्या है? पाकिस्तान में नौकरी करना, पाकिस्तान में कारोबार करने नहीं आया. He is present in Pakistan for a period not exceeding 3 years. मुसलसल भी 3 साल नहीं रह सकता और तोड़ के भी 3 साल नहीं रह सकता, यानी हो सकता है कभी बीच में आता जाता रहे, लेकिन मैक्सिमम स्टे पाकिस्तान में कितने साल का होना चाहिए? 3 साल का होना चाहिए. However, अब ये तीसरी शर्त ना इसने उल्टी करके लिख दी. However, under following circumstance, foreign income will be taxable. Any foreign income brought into or received in, अगर पाकिस्तान ले आओ इनकम, it will be chargeable to tax. फिर ये चार्जेबल है. बीच में एक पॉइंट है, ये पेपर में आता है, कोई नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं बाद में बता देता हूँ. ये ऐसी पॉइंट है अजीब सा. चले जी, असूल क्या भाई? कोई भी इंडिविजुअल जो नौकरी करने की वजह से रेजिडेंट बना है, अगर उसका स्टे 3 साल से कम है और वो बाहर की इनकम को पाकिस्तान ना मंगवाए, तो उसकी बाहर की इनकम माफ है. इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान सोर्स इनकम माफ है. एक बात नोट कीजिएगा, चाहे सेक्शन 50 है चाहे सेक्शन 51 है, दोनों की हेडिंग फॉरेन इनकम है. और नोट करें, दोनों सेक्शंस में पाकिस्तान सोर्स इनकम मैंने किसी भी सूरत में किसी भी बंदे की क्रॉस नहीं की. कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि पाकिस्तान वाली इनकम हमने इसकी माफ की हो. सिर्फ माफ क्या कर रहे हैं ये दो सेक्शंस? फॉरेन इनकम. अच्छा, वैसे रेजिडेंट्स के लिए जनरल रूल क्या पड़ा हुआ था वैसे हमने चैप्टर 4 में? दोनों टैक्सेबल है, लेकिन सेक्शन 50 आगे बढ़ के कौन सी इनकम माफ करने लगे? फॉरेन इनकम. अगर कितनी शराइत पूरी हो जाए? 3 शराइत पूरी हो जाए. हाँ, तो हर साल बेनिफिट मिलेगा. फिर नहीं बेनिफिट मिलेगा. आज भाई पेज 277 पे वो एक लाइन रहेगी. ये ऐसी बीच में कॉन्सेप्ट ना खराब करने वाली बात होती है. आई कभी इसको टेस्ट नहीं करता. मैं बता दूंगा, आज बता दूंगा, कल बता दूंगा. एक लाइन ये रहेगी, शायद क्लास के एंड पे बता दूं. चलिए चैप्टर को खत्म करें. सेक्शन 55 2 लाइनें पढ़े और फारक करें चैप्टर. लिमिटेशन ऑफ एग्जेम्पशन. कुछ भी नहीं है, सादा सी बात है, आप शायद खुद ही इसका जवाब दे दें. हेडिंग मुश्किल है, बात सादा सी है. पढ़ेंगे एग्जांपल. जनरल एग्जांपल है. जनरल एग्जांपल का मतलब है जनरल रूल जो आप लोगों को पता है. क्या आप लोगों को पता है होंडा कार्स अगर कमाए 100 रुपया तो होंडा कार्स 29 रुपए हुकूमत को टैक्स देती है? पता है आपको इस बात? अच्छा, 100 रुपया होंडा कार्स ने कमाया तो 29 रुपए हुकूमत को टैक्स दिया. बेचारे के पास बचा कितना? इट इज डिसाइडेड एट 71 लेफ्ट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स. हमने सोचा ये 71 आप शेयर होल्डर्स में बांट दें. तो आपको बताया कंपनी का नुकसान क्या है? डबल टैक्स. ना होंडा विल व्हाइल मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल डिडक्ट टैक्स ऑफ 10.65. ये मैंने कैसे निकाला? 71 का 15%. तो कंपनी पे डबल टैक्स है. पहले एफबीआर के खजाने में 29 रुपए गए और फिर एफबीआर के खजाने में 10.65 गए, यानी तकरीबन शायद 40 रुपए कंपनी दे देती हैं हुकूमत को. चले गए पैसे. एग्जांपल ऑफ सेक्शन 55 अब देने लगा हूं. अ कंपनी अर्न्ड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 100 रुपया. समझ आ गई होगी बात. कंपनी अर्न्ड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ, इट पेड ₹0 एज इनकम टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट. इट इज डिसाइडेड दैट ₹100 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स. पूरा सोई बांट देते हैं, लेकिन ये डिविडेंड अब माफ नहीं होगा क्योंकि ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है. ये इनकम की नेचर बदल गई है. क्या? डिविडेंड इनकम बन गई. हालांकि है वैसे उसी में से, लेकिन मर्जी लॉ मेकर की. नो कंपनी व्हाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल डिडक्ट टैक्स ऑफ ₹15. अब कैसे निकलेगा? 100 into 15%. बिकॉज के आगे डेड लाइन वो लिखी हुई है जो ये है. बिकॉज एग्जेम्पशन वाज अवेलेबल टू ओरिजिनल रिसीवर. ओरिजिनल रिसीवर कौन था? कंपनी या शेयर होल्डर? कंपनी. नहीं, कंपनी ने क्या कमाया था? एग्रीकल्चर. और शेयर होल्डर ने डिविडेंड. अब वैसे तो अल्फाज ही डिफरेंट है, शेयर होल्डर भी उसी पैसे से लेके जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल कंपनी ने क्या कमाया था? डिविडेंड. और शेयर होल्डर क्या कमा रहे हैं? सॉरी, कंपनी ने क्या कमाया था? एग्रीकल्चर इनकम. और शेयर होल्डर क्या कमा रहे हैं? डिविडेंड. एग्जेम्पशन वाज अवेलेबल टू ओरिजिनल रिसीवर. ओरिजिनल रिसीवर कौन है? कंपनी. ओनली इट विल नॉट एक्सटेंड टू शेयर होल्डर रिसीविंग डिविडेंड आउट ऑफ कंपनीज इनकम फ्रॉम बिजनेस. बहरहाल छोड़ें इसको, ये तो नहीं याद करना. ये जरा अंग्रेजी पढ़े, समझ आ रही है? वेयर एनी एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट. मिसाल लिख लेना. वेयर एनी एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट. वेयर एनी एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट. एनी की मैं दे रहा हूं, एग्रीकल्चर इनकम. वेयर एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट द एग्जेम्पशन शैल बी लिमिटेड टू द ओरिजिनल रेसिपिएंट. हमारी मिसाल में ओरिजिनल रेसिपिएंट कौन है? लिख लें, कंपनी. द एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल टू कंपनी. ओरिजिनल रेसिपिएंट को अंडरलाइन करके कंपनी. एंड शैल नॉट एक्सटेंड. एग्जेम्पशन को एक्सटेंड कर दो अगलों तक या लिमिट करो? अब हेडिंग भी समझ आ गई होगी. एग्जेम्पशन को रोक दो. एंड शैल नॉट एक्सटेंड एनी पर्सन यानी शेयर होल्डर. शैल नॉट एक्सटेंड टू शेयर होल्डर रिसीविंग एनी पेमेंट. शेयर होल्डर कौन सी पेमेंट लेता है? शैल नॉट एक्सटेंड टू एनी शेयर होल्डर रिसीविंग एनी डिविडेंड आउट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ कंपनी. डेट इनकम से क्या मुराद है? डेट इनकम से बोलने क्या मुराद है? इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ कंपनी. क्लियर?
आए इसको ना आप जरा मुझे, जी जी मोहतरम, ये पहली लाइन पढ़ो ना, कंपनी एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ ₹100 रिवाइज कराएं जी आज तक का सारा, ऐसे घर जाकर ना ताज़ा याद कर लिया करें, ये तो सीधी सीधी कंडीशंस है हर पॉइंट में। फेडरल गवर्नमेंट की अपनी इनकम क्या है? माफ। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी इनकम, लेकिन अगर प्रोविंस दूसरे सूबे में चला जाए तो वो इनकम टैक्सेबल। अगर कोई कंपनी है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई है तो वो कंपनी टैक्स तो देगी एफबीआर को, लेकिन ये कंपनी डिविडेंड पे टैक्स नहीं काटेगी। ओके नेक्स्ट सेक्शन 50, अगर 3 शराइत पूरी हो जाएं तो फॉरेन इनकम क्या है? माफ है। अच्छा इसमें ना ये 3 साल का लफ्ज़ नहीं यूज करता, इसमें एग्जामिनर जब सवाल बनाते हैं ना 2 साल या 2.5 साल का लफ्ज़ यूज करता है कि सिम्पसन की अम्मी ने उसको 2 साल के लिए भेजा, आपको 3 साल अब याद नहीं आता, सिम्पसन की अम्मी ने उसको 2.5 साल के लिए भेजा, कल जब पास पेपर करना शुरू करेंगे तो आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे ये बात। तो कम से कम सॉरी ज्यादा से ज्यादा कितना अर्सा रुक सकता है? 3 साल, ज्यादा नहीं, अब 2 साल हो 2.5 साल हो रूल तो सेम रहेगा ना। और इधर जो आईकैप सवाल इस्तेमाल करता है वो 4 साल का लफ्ज़ यूज नहीं करता, वो 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल 15 साल का लफ्ज़ यूज करता है कि एक बंदा 15 साल से बाहर है और अब वो कहां आ गया? पाकिस्तान आ गया, तो बताओ उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? ठीक है जी, तो इसलिए 4 साल तो आपने बाहर रहना ही रहना है, अगर 5 साल बाहर रह लें तो भी ये बेनिफिट मिलेगा, अगर 6 साल से बाहर है तो भी ये बेनिफिट मिलेगा। वो एक ताहिर वाले सवाल की हमारी एडजस्टमेंट रहती है चैप्टर 19 में। कौन सा था ताहिर वाला सवाल यार? बता दिया करें ना, इतने नंबर याद रखा करें, आपकी मेमोरी 20 था ताहिर वाला सवाल। अदर इंफॉर्मेशन, ताहिर वाज वर्किंग इन यूएई फॉर द पास्ट 5 इयर्स। ओ ये एडजस्टमेंट छुड़वाई हुई है पेज 377। ताहिर वाज वर्किंग इन यूएई फॉर पास्ट 5 इयर्स, मैंने कहा था ये माफ है लेकिन वजह नहीं बताई थी आपको। यूएई में पिछले 5 साल से काम कर रहा था, इस साल तो उसने नया बिजनेस शुरू किया ना, देखें इस साल पाकिस्तान आके नया बिजनेस शुरू किया है, कमेंस्ड इस साल नया बिजनेस शुरू किया, तो पहले कहां होता था? ताहिर वाज वर्किंग इन यूएई फॉर द पास्ट 5 एंड केम बैक इन पाकिस्तान इन अप्रैल 2020। अगर अप्रैल 2020 में आया तो रेजिडेंट कब बना? अप्रैल 2020 में अगर आया तो रेजिडेंट कब बना? अप्रैल 20 के बाद तो 30 जून 20 आता है, ये तो मई जून 2 महीने बनते हैं, 30 जून 20 के साल तो रेजिडेंट नहीं बना ना 30 जून 20 के साल रेजिडेंट नहीं बना, 21 में रेजिडेंट बनाए। हमारा सवाल कौन सा है? 21 में हम इसको एग्जम्पशन दे सकते हैं। ही रिसीव्ड 1.5 लाख रुपया फ्रॉम हिज पुराना एम्प्लॉयर एज डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ हिज फाइनल सेटलमेंट। डिफरेंशियल अमाउंट ऐसे उसने लॉस लिख दिया, असल में पुराने एम्प्लॉयर को कुछ पैसे आपने देने होंगे, उधर से कुछ पैसे आपने लेने होंगे, को कट कटा के इसको पुराने एम्प्लॉयर ने कहा फोन करके, या 1.5 लाख रुपया तेरा रहता था मैं भेज रहा हूं, और ये 1.5 लाख अगस्त 2020 हमारे साल में मिला है। आप बता दें ये फॉरेन इनकम, इसके टैक्सेबल कर दें, एग्जेम्प्ट कर दें? एग्जेम्प्ट कर दें। अच्छा यार कहीं लिखा नहीं हुआ सिटीजन है, इसको ज्यूम कर लीजिएगा सिटीजन है यार, अब मैं क्या करूंगा, नहीं लिखा हुआ, इस तरह की एग्जम्पशन फिर आपको लेनी पड़ेगी, ये सिटीजन है क्योंकि ये बेनिफिट हमने भी पढ़ा था किसको अवेलेबल है। अच्छा बता दें मोहतरम मुझे चंद बातें पॉइंट 1 के बारे में, रेजिडेंट कब बना ये मुझे बता दें। 30 जून 20 के साल में नहीं, 2021 के साल में रेजिडेंट बनाए। अच्छा अगला सवाल मेरा ये है, इसको बेनिफिट क्या है? 2021 और 2022 की फॉरेन सोर्स इनकम इसकी, लेकिन अनलकीली हमारा सवाल ही सिर्फ 21 के साल का, तो 22 की हमें टेंशन ही नहीं लेनी, लेकिन असूल तो हमें पता होना चाहिए, जिस साल रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल इसकी फॉरेन इनकम क्या है इस बुनियाद पर। और आखिरी बात, 4 साल की बजाय इसने 5 साल लिखा है, 5 ईयर से बाहर है, तो ये शर्त पूरी हो रही है। आप बता दें वो जो 2-3 बातें हमने पढ़ी थी सारी लिंक हो गई। पहली बात, कितने साल से बाहर है? 4 साल या उससे ज्यादा से बाहर है, एक शर्त पूरी होगी। सिटीजन नहीं लिखा हुआ वो हम एज्यूम कर लेंगे सिटीजन है, जैसे प्रोविडेंट फंड नहीं लिखा होता तो हम कहते थे रिकॉग्नाइज्ड है, चलो एज्यूम कर लो रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। सैलरी का हम सवाल कर रहे होते थे तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी पर टैक्स काटा नहीं काटा नहीं बताया होता, तो हम कहते थे एज्यूम कर लो सैलरी पर टैक्स काटा होगा, ठीक है। तो सिटीजन नहीं लिखा होता एज्यूम कर लो सिटीजन है। और अगली बात, किस साल बेनिफिट मिल रहा है? पहली बात बता दें, 4 साल या उससे ज्यादा से बाहर है, सिटीजन एज्यूम कर लिया हमने, बेनिफिट किस साल मिलना है? जिस साल आया उस साल नहीं, जिस साल रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल। इस बुनियाद पे मोहतरम इसकी 1.5 लाख की इनकम हमने क्या करनी है? एग्जाम करनी है। डन। मंटो वाला सवाल किधर है? मंटो ये ढूंढ दिया करें आप लोग, पहले ढूंढ दिया करें, कुछ नहीं होता। पेज नंबर क्वेश्चन 8 मंटो वर्कड एज एन एम्प्लॉय इन बर्लिन होटल। कहां पे नौकरी करा था? बर्लिन होटल जर्मनी में, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। जर्मनी में 5 साल नौकरी करके आया और उस अरसा ये पाकिस्तान नहीं आया, और पाकिस्तान आया 1 जुलाई 8 को, तो किस साल रेजिडेंट बना? 2009 में।
ऑन 15 जुलाई 8 यानी 2009 के शुरू में ही रिसीव्ड अ लम सम 4 मिलियन थ्रू अ नॉर्मल बैंकिंग चैनल फ्रॉम बर्लिन होटल। बर्लिन होटल वालों ने इसको 5 मिलियन का तोहफा 4 मिलियन का तोहफा भेज दिया। फरमाएं जी, फरमाएं, सोचें, थॉट प्रोवोकिंग। शराइत सारी पूरी हो रही है। सवाल के अंदर उसने इकट्ठी करके दोनों लाइनें डाली या दूर फेंक दिया 5 साल वाली बात को और नीचे फेंक दिया फॉरेन इनकम को। तो लफ्ज तो बर्लिन का ही यूज किया, शुक्र है हिंट मिल गया, लफ्ज बर्लिन का ही यूज किया। तो लगाएं इस पे कौन सा सेक्शन लगाएंगे? 51। शराइत जरा देखें। मंटो वर्कड एज एम्प्लॉय इन बर्लिन होटल जर्मनी फॉर, क्या मैं इसको कह सकता हूं रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, 5 साल से जर्मनी में है, वापस आ रहे हैं। ड्यूरिंग द सेड पीरियड, इन 5 सालों में पाकिस्तान नहीं आया, तो साबित हो गया 5 साल से नॉन रेजिडेंट है। ही रिटर्न टू पाकिस्तान ऑन 1 जुलाई 2008। कौन से साल रेजिडेंट बना? ऑन 15 जुलाई 2008। 2009 के शुरू में यानी 15 दिन आने के बाद उसको बर्लिन होटल ने 4 मिलियन भेजा है। ये फॉरेन इनकम है, इसको क्या कर दें? हालांकि रेजिडेंट है, फिर क्यों एग्जेम्प्ट कर रहे हैं? बेनिफिट अवेलेबल है ना। इसको किस किस साल बेनिफिट अवेलेबल होगा? हाँ, ये आप लिख सकते हैं, इसको बेनिफिट अवेलेबल होता है 2009 और 2000, लेकिन हमारा तो न्यूमेरिकली शायद 9 का होगा मेरे ख्याल से। हमारा तो न्यूमेरिकली 9 का है, तो इसलिए 9 में ये इनकम माफ कर देंगे। डन, नोट कर लिया दोनों पॉइंट्स को। ओके, किसका? तो ये 1 जुलाई 8 को पाकिस्तान आ गया ना यार। तो 1 जुलाई 8 को पाकिस्तान आ गया, तो इसके बाद कहीं गया ही नहीं। 1 जुलाई 8 को भाई पाकिस्तान आ गया, इसके बाद कहाँ गया होगा? फिर तो लिखा हुआ वापस जर्मनी गया। नेशनल क्या मतलब? सिटीजन का लफ्ज नहीं है ना। हाँ, सिटीजन तो अज्यूम कर लें आप, क्या करें और। अच्छा जी, वो आए चैप्टर नंबर डेफिनेशंस वाले में 5 है, चैप्टर 5 में आए। अच्छा, ये डेफिनेशन आसान सी है, रॉयल्टी के ज़बानी सुन लें। ये अल्फाज हैं, आपने बस याद रखने हैं। पाकिस्तान में बाटा नाइकी शूज को कहता है मुझे अपना डिजाइन इस्तेमाल करने दो। ये पेमेंट क्या होगी? रॉयल्टी की पेमेंट। पाकिस्तान का, नई किताबों में, पाकिस्तान का टीवी चैनल कहता है, पाकिस्तान का टीवी चैनल कहता है ESPN को कि मुझे आप जो है वो कोई इश्तेहार चलाने दो या टीवी मैच चलाने दो, तो पाकिस्तान का टीवी चैनल क्या पे करेगा? रॉयल्टी पे करेगा। इसी तरह पाकिस्तान का टीवी चैनल किसी बाहर के टीवी चैनल को कहता है फला फिल्म चलाने दो, तुर्की वालों को कहता है फला ड्रामा चलाने दो, तो क्या पे करेगा पाकिस्तान? उसकी रॉयल्टी पे करेगा। तो कोई भी किसी की चीज आप इस्तेमाल करें तो उस पर आपको क्या पे करनी पड़ती है? रॉयल्टी। किसी का नाम यूज कर लें, किसी का पेटेंट यूज कर लें, किसी की इन्वेंशन, किसी का डिजाइन यूज कर लें, बाहर के कोई कपड़ों का ब्रांड है, उनको आप कहें यार हमें अपना ब्रांड इस्तेमाल करने दें, तो जो होंडा एटलस कार है, होंडा एटलस कार जो है वो कहे होंडा जापान को कि आप हमें इस्तेमाल करने दो होंडा का लोगो, तो ये क्या पेमेंट होगी? रॉयल्टी। तो बस ये लिखा हुआ है सारा। अच्छा, ये पैसे हम बाहर के मुल्क वालों को क्रिकेट मैच अगर सीरीज में चल रहे हैं तो इकट्ठे भी पैसे दे सकते हैं, या हर मैच के बाद भी थोड़े थोड़े पैसे दे सकते हैं। तो मींस एनी अमाउंट पेड और पेएबल, हाउएवर डिस्क्राइब्ड। हाउएवर डिस्क्राइब्ड कंप्यूटर का मतलब है जो मर्जी इसका नाम रख लो। हाउएवर आप लोग जो मर्जी नाम रखो इसका, कहते हैं मेरी नजर में ये क्या है? रॉयल्टी है। वेदर पीरियोडिकल का मतलब बताएं, थोड़े थोड़े करके भेजो और या इकट्ठे भेजो। किस मद में आप यूज कर रहे हो? क्या यूज कर रहे हो? किसी का बोले यूज कर रहे हो या राइट ऑफ यूज ले रहे हो? बोले क्या यूज कर रहे हो? किसी का पेटेंट, किसी की इन्वेंशन, किसी का डिजाइन, किसी का मॉडल, किसी का फॉर्मूला, किसी का ट्रेडमार्क, किसी का लाइक अदर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। डेयर क्लियर? आपने ये परचेज नहीं किए, इंटेंजिबल्स नहीं है ये, तो हमने इंटेंजिबल डेफिनेशन में पढ़े थे। आपने परचेज नहीं किए, आप तो क्या कर रहे हो? इस्तेमाल की इजाजत ले रहे हो, तो अगले को क्या पे कर रहे हो? रॉयल्टी, उसका नाम यूज करने के। यूज ऑफ राइट टू यूज लफ्ज बार बार आएगा ना, ये तो लफ्ज देख लें बार बार आ रहे हैं। यूज कर रहे हो या राइट टू यूज उससे ले लिया। राइट टू यूज होता है आप चीज ले लेते हो, कोई दफा इस्तेमाल करना भूल जाते हो या सुस्ती होती है नहीं कर पाते, बहरहाल पेमेंट फिर भी करनी पड़ती है। द यूज ऑफ कॉपीराइट, जैसे आप कॉलेज से लेक्चर ले लेते हैं, अब आपके पास राइट टू यूज है, आप अगर किसी वजह से लेक्चर ना ले पाए तो कॉलेज वाले फीस वापस नहीं करते ऑनलाइन को, कहते हैं भाई चलेगी। तो यूज और राइट ऑफ यूज, यूज और राइट ऑफ यूज यानी कॉपीराइट किसी का, कोई लिटरेरी वर्क, किसी साइंटिस्ट का आपने काम इस्तेमाल किया, किसी से रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान में फिल्म चला दी, कोई वीडियो चला दी, वीडियो टेप इन कनेक्शन विद टेलीविजन पे चला दी, टेप्स में चला दी, रेडियो पे चला दी। एग्जांपल PTV pays royalty for broadcasting an ESPN cricket documentary but shall not include consideration for sale, distribution और exhibition of cinema films। ठीक है जी, तो इसका उर्दू में मतलब लिख लें, but shall not include sale, distribution और exhibition of cinema films। तो सिनेमा फिल्म्स को रॉयल्टी की डेफिनेशन से इसने बाहर निकाल दिया। सिनेमा फिल्म्स को सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा फिल्म्स, सिनेमा फिल्म्स को इसकी डेफिनेशन से बाहर निकाला है। सेल ऑफ फिल्म्स क्या है? इमरान खान ने कोई फिल्म खरीदी बाहर के मुल्क से और फिल्म खरीद के डिफरेंट टीवी चैनल्स को बेच दी। अब जब बेच दी ना तो फिर टीवी चैनल्स की मर्जी है 1000 दफा चलाएं, लाख दफा चलाएं, लेकिन अगर थोड़े अरसे के लिए देते हैं ना तो फिर बताते हैं एक या दो दफा चलानी है, ज्यादा नहीं चलानी। ठीक है, सेल ऑफ फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन वही मतलब। एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स क्या होता है कि आप टीवी चैनल को बेचते हैं और उसे कहते हैं लोगों को बुला के एग्जिबिट करनी है, टीवी पे चलाने की इजाजत नहीं है, तो ये चीजें इसमें कवर नहीं होती। नेक्स्ट, कोई पाकिस्तान
इंडिया के कोई विजुअल इमेजेस थे, साउंड्स थी, वो गुजर रही थी हवा से, पाकिस्तान ने कहा यार कैच करके हमें भी इसको यूज करने दो। उन्होंने कहा कर लो, कुछ सैटेलाइट से चीजें आ रही थी, कुछ गुजर रही थी, डाटा गुजर रहा था, आपने डाटा पास ऑन हो रहा था, आपने इस्तेमाल करने की इजाजत ले ली, यार हमें भी इस्तेमाल करने दो। रिसीट ऑफ एनी विजुअल इमेजेस और एनी साउंड्स और बोथ ट्रांसमिटेड बाय सैटेलाइट, ट्रांसमिटेड बाय केबल। को डाटा ट्रांसफर हो रहा था, इंडिया वाले जो है वो चाइना वालों को डाटा ट्रांसफर कर रहे थे, आपने बीच में कहा यार पाकिस्तान से होकर जाने डाटा हमें भी यूज करने दो, मर्जी है आपकी। ऑप्टिक फाइबर और सिमिलर टेक्नोलॉजी इन कनेक्शन विद टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग। ओके, इनके ना टेक्स्ट ट्रीटमेंट शुक्र है हमारे सिलेबस में नहीं है कि रॉयल्टी इनकम किस हेड में जाएगी और फिर आगे की क्या डिस्कशन है, ये नहीं है। एक छोटी सी डिस्कशन थी रॉयल्टी के बारे में, सेक्शन 6 हमने पढ़ा था, लेकिन फिर मैंने डिलीट करवा दिया था आपको कि ये नहीं है हमारे सिलेबस में। सप्लाई ऑफ टेक्निकल नॉलेज, सप्लाई ऑफ टेक्निकल नॉलेज, सप्लाई ऑफ टेक्निकल नहीं गड्डी आगे चलाना, एक्सपीरियंस, सप्लाई ऑफ टेक्निकल स्किल, गड्डी आगे चला लो थोड़ी मेहरबानी, सप्लाई ऑफ टेक्निकल, सप्लाई ऑफ टेक्निकल, सप्लाई ऑफ टेक्निकल स्किल, सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल, 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 सप्लाई ऑफ कमर्शियल, 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 सप्लाई ऑफ साइंटिफिक, साइंटिफिक एक्सपीरियंस, साइंटिफिक स्किल। ये 15 बातें कैसे याद करेंगे, इनका अलग अलग सेट बना लें। अच्छा जी, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक, नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल। ठीक है, ये एक बहस है, इसको छोड़े पर ये वैसे मैंने एक दफा किताब में डाल दी थी, इसको लीव इट। ओके बस ठीक है, काफी है, बाकी कल कर लेंगे इंशाल्लाह, एक दो पॉइंट रह गए हैं समझाने वाले हैं। अच्छा यार ना एक ना थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है बच्चों को, आपके सिलेबस की है नहीं लेकिन बच्चे सवाल पूछते हैं, इस वजह से बतानी पड़ती है। वो कहते हैं ये तो टेक्निकल सर्विसेज की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, ये तो हमने टेक्निकल सर्विसेज की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि हमें कोई मशीन चलानी सिखा दी, वो कर दिया, ये कर दिया। असल में रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विस की डेफिनेशन में एक बारीक सा फर्क है। टेक्निकल सर्विस देने के लिए फिजिकली बंदे आते हैं और इसमें नॉलेज देने के लिए बंदे नहीं आते, सिर्फ नॉलेज कागजों के जरिए या फोन पे दे दिया जाता है, तो इसका फिर रॉयल्टी मांगी जाती है। और अगर फिजिकली बंदे आए और आके टेक्निकली मशीन को सही कर रहे हो तो वो टेक्निकल सर्विस इनकम करार दी जाएगी। और अगर हमारी मशीन में कोई मसला आए और हम फोन करके जापान वालों को कहें यार टेक्निकली कोई नॉलेज है आपके पास इस बात का, और वो नॉलेज हमें पीडीएफ की फाइल बना के ईमेल कर दें या हमें टेलीफोन पे समझा दें, तो इस काम के जो पैसे दिए जाएंगे बोले वो क्या होंगे, रॉयल्टी। लेकिन अगर वो कहें ये काम आपसे खुद नहीं होना, हम क्या भेजने लगे हैं, बंदे भेजने लगे हैं जो फिजिकली प्रेमिसेस में आके, आपने सुना होगा ऑनलाइन सपोर्ट है या फिजिकल सपोर्ट देंगे इंटरनेट वाले, तो इंटरनेट वाले अक्सर कहते हैं हम ऑनलाइन सपोर्ट दे देंगे, मसला हुआ तो फिजिकल सपोर्ट देने घर भी आ जाएंगे। तो अगर फिजिकली सपोर्ट दी जा रही हो तो ये कौन सी इनकम बनेगी, टेक्निकल। और अगर वैसे ही नॉलेज कन्वे किया जा रहा हो, लेकिन प्लीज ये डिफरेंस मत लिखें, कुछ लोग पूछते हैं इसलिए बता रहा हूं, हमारे सिलेबस में नहीं है टेक्निकल डेफिनेशन इतनी, हमने बस आधा अल्फाज याद करने हैं, वो याद हो गए आपको, बोले बोले बार बार, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल और साइंटिफिक, क्या नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल कन्वे करना। ठीक है जी, टेस्ट अब आप का कब है, आज है, हाँ ठीक है। एओपी का टेस्ट है, बड़ा अच्छा सा सवाल है, वो देके जाइएगा। बंद कर दो।